हमने आवर्त सारणी में ये देखा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात उनके जो भौतिक एवं रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है एक निश्चित अंतराल के बाद। आवर्त सारणी में वैसे तो जितने सारे तत्व हैं सभी अपने आप में बहुत ही अद्वितीय हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कुछ समानताएं भी हैं। हमने देखा समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया और इस आधार पर हम उनके गुणों की क्रमिकता और उनके बीच जो आवर्तिता है इसका अध्ययन कर सकते हैं कि किस प्रकार हम बाएं से दाएं यदि जाते हैं आवर्त सारणी में तो गुणों में परिवर्तन होता है, या हम ऊपर से नीचे आते हैं वर्ग में तो कैसे गुणों में परिवर्तन होता है। तत्वों के जो ये गुण हैं उनको हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला है विशिष्ट परमाणु के गुण। विशिष्ट परमाणु के गुण का अर्थ है कि तत्वों के ऐसे गुण जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। उसमें कुछ गुण हैं परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण विद्युता। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी गुण हैं जो परमाणु के समूहों के गुण कहलाते हैं, जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते हैं। ऐसे गुणों में है घनत्व, आयतन, क्वथनांक, गलनांक। तत्वों के आवर्ती गुणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार गुणों की पुनरावृत्ति होती है। तत्वों के आवर्ती गुण में हम सबसे पहले देखेंगे परमाणु त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी होती है। नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है, एक निश्चित उनका अभ्र नहीं होता है, उनका स्थान निश्चित नहीं होता है। तरंग यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन को तरंग के रूप में एवं कण के रूप में माना जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार किसी एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की का निर्धारण जब हम नहीं कर पाते हैं तो उसकी त्रिज्या का निर्धारण करना भी असंभव लगता है। तो संयुक्त अवस्था में यदि परमाणु के बीच की दूरी ज्ञात हो जाए तो हम उसकी परमाणु त्रिज्या का निर्धारण कर सकते हैं। परमाणु के आकार का जब हम निर्धारण करते हैं तो उसकी त्रिज्या को हम तीन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं: सहसंयोजक त्रिज्या, वांडर वाल त्रिज्या एवं धात्विक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या का अर्थ है कि जब दो निकटतम परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, एकल बंध से जुड़े हैं। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के दो परमाणु O2 अणु के रूप में यहाँ पर है, तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या होती है। यदि हम ऑक्सीजन अणु के एग्जाम्पल को देखें तो ऑक्सीजन अणु में दोनों ऑक्सीजन परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी है 1.32 एंगस्ट्रॉम। यदि इसका हाफ कर देते हैं तो सहसंयोजक त्रिज्या ऑक्सीजन की ज्ञात होती है 0.66 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि दो निकटतम परमाणु जो एकल बंध से बंधित हैं उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पर जो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का निर्धारण करते हैं उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड या एक्स किरण विवर्तन मेथड का प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर हम दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को ज्ञात कर लेते हैं और फिर हम उस परमाणु की जो परमाणविक त्रिज्या है वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम विषम नाभिकीय अणु लें, जैसे कि HCl का एग्जाम्पल लेते हैं, यदि HCl के बीच की दूरी H एवं Cl के बीच की दूरी का निर्धारण हो जाए और किसी एक आयन की त्रिज्या ज्ञात हो जाए तो हम दूसरे जो परमाणु है उसके हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे HCl के बीच की जो दूरी है वो है 1.36 एंगस्ट्रॉम और H यानी हाइड्रोजन की जो त्रिज्या है वह ज्ञात की गई 0.37 एंगस्ट्रॉम। तो इस आधार पर हम दोनों के अंतर के आधार पर हम Cl की
त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो विषम नाभिकीय अणु में भी जब H एवं Cl के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो एक्स किरण विवर्तन या स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग कर लिया जाता है और इस आधार पर हम दूसरे परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं वांडर वाल त्रिज्या। वांडर वाल त्रिज्या में दो निकटतम अणु जो आपस में वांडर वाल आकर्षण बल से जुड़े हैं, तो उन दोनों अणुओं के निकटतम जो परमाणु होंगे उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वांडर वाल त्रिज्या होगी। दो निकटतम अणु, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं Cl2 के दो अणु जो आपस में वांडर वाल आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। अब इसमें दोनों Cl जो निकटतम हैं उनके नाभिकों के बीच की दूरी ज्ञात कर ली जाएगी और उसका हाफ कर देने पर प्राप्त होगा वांडर वाल त्रिज्या। यहाँ पर अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल है जिसे कहते हैं वांडर वाल आकर्षण बल। यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं Cl2 अणु का। तो Cl2 अणु में दोनों जो Cl2 अणु हैं उनके निकटतम Cl यानी निकटतम Cl परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी प्राप्त हुई 3.60 एंगस्ट्रॉम। 3.60 एंगस्ट्रॉम का हाफ कर देते हैं तो प्राप्त होती है वांडर वाल त्रिज्या Cl के लिए, वो है 1.8 एंगस्ट्रॉम। अब हम यहीं पर वांडर वाल त्रिज्या एवं सहसंयोजक त्रिज्या को कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी त्रिज्या बड़ी है और कौन सी त्रिज्या छोटी है। वांडर वाल जो त्रिज्या होगी वहाँ पर अणुओं के मध्य केवल आकर्षण बल है, जबकि सहसंयोजक त्रिज्या में हम देखते हैं कि दो परमाणु जो आपस में एकल बंध से बंधित है, यानी वहाँ पर परमाणु कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है, तो बंध प्रबल होता है। जबकि वांडर वाल आकर्षण बल से अणु आपस में जुड़े होते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों की वैल्यू के आधार पर देखते हैं। तो Cl2 में जो निकटतम Cl है उनके नाभिकों के बीच की दूरी है 3.60 एंगस्ट्रॉम और हाफ करने पर 1.8 एंगस्ट्रॉम जो वांडर वाल त्रिज्या है। वहीं हम सहसंयोजक त्रिज्या को देखें कि एक Cl2 अणु में जो दोनों Cl परमाणु है उनके नाभिकों के बीच की दूरी है 1.99 एंगस्ट्रॉम और उसका हाफ करने पर प्राप्त होता है 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ हम कंपेयर करें तो ये पाए कि वांडर वाल आकर्षण बल के तहत जो अणु जुड़े हुए हैं उनकी त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या के मान से अधिक है। तो इसका कारण यही है कि वांडर वाल त्रिज्या में अणु केवल आकर्षण बल से जुड़े हैं, जबकि सहसंयोजक त्रिज्या में जो दो परमाणु हैं उनके परमाणुविक कक्षकों के मध्य अतिव्यापन हुआ है, जिससे उनके बीच का बंध प्रबल हुआ, तो उनके बीच का आकर्षण बल भी अधिक होगा, परमाणुविक त्रिज्या का मान वहाँ पर कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा प्रकार त्रिज्या के आधार पर धात्विक त्रिज्या। तो ये जो धात्विक त्रिज्या शब्द है वह धातु परमाणु के लिए होगी। जब हम धात्विक त्रिज्या की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक क्रिस्टल को लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं सोडियम का एक क्रिस्टल ले रहे हैं। तो सोडियम के निकटतम जो आयन है उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा यहाँ पर होगी धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या में का जो मान होता है वह वांडर वाल त्रिज्या के मान से कम होगा, लेकिन सहसंयोजक त्रिज्या के मान से अधिक होता है। इसका कारण ये है कि धात्विक त्रिज्या में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे गतिशील हैं, वहाँ आयन्स बने हैं, तो इलेक्ट्रॉन गतिशील है, वहाँ पर जो आकर्षण बल है प्रबल विद्युत आकर्षण बल है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल है। लेकिन सहसंयोजक त्रिज्या में चूंकि परमाणु कक्षकों के मध्य अतिव्यापन हुआ है और धात्विक क्रिस्टल में जो धात्विक आयन्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील है, तो वहाँ जो आकर्षण बल है वह सहसंयोजक जो बंध है उसके तुलना में यह आकर्षण बल थोड़ा कम होगा। इसलिए धात्विक त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या के मान से अधिक है। यहाँ पर यदि हम इसके
प्रभावित करने वाले कारकों को कंपेयर करें कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो परमाणविक त्रिज्या को प्रभावित करते हैं। यानी हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा या घटेगा, या हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा या घटेगा। तो सबसे पहला जो बिंदु है वह है नाभिकीय आवेश। जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता है, बाएं से दाएं जाते हैं तो भी परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता है, अर्थात नाभिकीय आवेश दोनों स्थिति में बढ़ती है। तो यदि कौन सा बिंदु देखें कि जिससे नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है और उसके आधार पर हम आकार को किस प्रकार कंपेयर करेंगे, तो हम दूसरे बिंदु में आते हैं, वो है कोशों की संख्या। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो देखते हैं कि कोशों की संख्या वृद्धि हो रही है। कोशों की संख्या में बढ़ोतरी होने पर नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का जो आकर्षण बल है वह कम हो जाता है, क्योंकि कोश ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ता है, नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है वर्ग में, साथ ही साथ कोशों की संख्या भी बढ़ रही है। तो नाभिक और बाह्यतम कोश के जो बीच की दूरी है वह बढ़ेगी, आकर्षण बल कम हो जाएगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा। यदि हम आवर्त में लें तो आवर्त में कोशों की संख्या स्थिर है। यदि हम द्वितीय आवर्त की बात करें तो कोशों की संख्या यहाँ पर स्थिर है। परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश तो बढ़ता है, लेकिन कोशों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी है वह उतनी ही रहती है, लेकिन नाभिकीय आवेश बढ़ता जा रहा है। नाभिक एवं बाह्यतम कोश के बीच आकर्षण बल बढ़ेगा और परमाणु त्रिज्या का मान कम होता जाएगा। प्रभावित करने वाले कारक के क्रम में हम तीसरी बिंदु देखते हैं, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव में हम देखते हैं कि नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को सदैव अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि नाभिक पर धनावेश है और बाह्यतम कोश पे इलेक्ट्रॉन है, उनमें ऋण है। तो ऋण और धन विपरीत आवेश यहाँ पर आकर्षण बल कार्य करता है। साथ ही साथ जो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच जो अन्य कोश हैं उनमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों का एवं बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो नाभिक एवं बाह्यतम कोश के मध्य जितने भी कोश हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत अधिक प्रभावी हो गया, बजाय नाभिक और बाह्यतम कोश के आकर्षण बल के। यहाँ प्रतिकर्षण बल अधिक प्रभावी हो गया। नाभिक एवं बाह्यतम कोश के बीच जो भी कोश हैं उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण के कारण जो ये बीच वाले कोश हैं वह एक स्क्रीन की तरह कार्य करते हैं। नाभिक के आकर्षण से बाह्यतम कोश को बचाते हैं, यानी यहाँ पर एक शील्डिंग इफेक्ट पैदा होता है। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो बीच वाले कोश है वह यहाँ पर स्क्रीन की तरह कार्य करते हैं, यानी नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच के आकर्षण बल को कम कर देते हैं। तो जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का मान बहुत प्रभावी हो जाता है, बजाय नाभिक और बाह्यतम कोश के आकर्षण के। तो परिरक्षण प्रभाव के मान के बढ़ने पर परमाणुविक त्रिज्या का मान बढ़ेगा। तो हम कोशों में जैसे ऊपर वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा। अब हम परमाणु त्रिज्या में किस प्रकार वर्ग एवं आवर्त में क्रमिकता होती है वह देखेंगे। यदि हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ को देखने पर ये पता चलता है कि ग्राफ में परमाणु त्रिज्या एवं परमाणु क्रमांक के मध्य यदि ग्राफ बनाया गया है तो यहाँ कंपेयर किया गया है कि हैलोजन
के लिए जो ग्राफ है वो नीचे है और क्षार धातु के लिए जो ग्राफ है वो ऊपर है। सिद्ध होता है कि जो हैलोजन है वो 17वें परिवार का है और जो क्षार धातु है वो पहले समूह का है। तो क्षार धातु की परमाणु त्रिज्या का मान अधिक होगा हैलोजन परिवार की तुलना में। यदि हम वर्ग को देखें तो जैसे जैसे वर्ग में हैलोजन के ही वर्ग में यदि देखें तो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। वैसे ही क्षार धातु में भी हम देख रहे हैं कि यदि हम क्षार धातु के वर्ग में देखें तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ रहा है। उसी आधार पर यह कर्व है परमाणु क्रमांक एवं परमाणु त्रिज्या के मध्य। वर्ग में यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है क्योंकि कोशों की संख्या में वृद्धि होती है। वहीं दूसरी ओर यदि हम आवर्त को देखें या आवर्त के ग्राफ को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि कोशों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती है या जो उनका मुख्य ऊर्जा स्तर है वह स्थिर है। तो इस स्थिति में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है आवर्त में तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का आकर्षण बल बढ़ गया तो जो त्रिज्या है उसका मान कम होगा। तो इस ग्राफ में भी देखिए कि जैसे जैसे हम परमाणु क्रमांक बढ़ता हुआ देखते हैं वैसे वैसे त्रिज्या का मान कम होता जाता है। यदि हम यहाँ इस सारणी को देखें कि आवर्त में हम द्वितीय आवर्त की बात यदि करें तो लिथियम से लेकर नियॉन तक यदि जाते हैं तो सबसे पहले लिथियम से हम फ्लोरीन तक देखते हैं। तो लिथियम से फ्लोरीन तक हम देख रहे हैं कि सहसंयोजक त्रिज्या का मान लगातार कम होता जा रहा है। अचानक हम देखें कि नियॉन की सहसंयोजक त्रिज्या या नियॉन के लिए जो त्रिज्या ली गई है वह अधिक है। ऐसा क्यों? नियॉन अक्रिय गैस परिवार से संबंधित है, वह एक परमाणुक अणु है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बंध नहीं बनता है क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो स्थायी है, NH2NP6 परिवार से संबंधित है। तो यहाँ कोई बंध नहीं बनता है, केवल वे आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, वान डर वाल आकर्षण बल से। तो नियॉन के लिए जो त्रिज्या ली गई है वह है वान डर वाल त्रिज्या और हमने पहले ही पढ़ा कि वान डर वाल त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या के मान से अधिक होता है। तो अक्रिय गैसों के लिए जो त्रिज्या ली जाती है वह वान डर वाल त्रिज्या होती है, यानी वहाँ पर एक परमाणु अणु होते हैं, एक परमाणविक अवस्था में होते हैं क्योंकि वो बंध नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर वान डर वाल त्रिज्या की गणना की जाती है। अब हम आयनिक त्रिज्या के बारे में देखेंगे। आयनिक त्रिज्या यानी आयंस के लिए किस प्रकार से हम त्रिज्या का निर्धारण कर सकते हैं। यदि हम एक आयनिक क्रिस्टल के बारे में देखें कि एक आयनिक क्रिस्टल यानी NaCl में किस प्रकार त्रिज्या का निर्धारण हो सकता है, तो यहाँ भी जैसे हमने परमाणु त्रिज्या में पढ़ा कि दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, यहाँ भी हम दो निकटतम आयंस जो आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा आयनिक त्रिज्या होगी। यदि यहाँ भी हम दो निकटतम आयनों के बीच की दूरी को ज्ञात कर लें स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से, साथ ही यदि हमें यहाँ पर किसी एक धन आयन के लिए या फिर ऋण आयन की त्रिज्या पता चल जाए तो हम दूसरे आयन की त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि NaCl में Na+ और Cl- के जो बीच की दूरी है वो है d। Na+ के लिए त्रिज्या हो गई R+ और क्लोराइड के लिए त्रिज्या हो गई R-। तो दोनों जो निकटतम आयंस हैं उनके त्रिज्या को यदि हम जोड़ दें तो उनके बीच की जो अंतर नाभिकीय दूरी है वो पता चल जाएगी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से यदि इसकी गणना की जाए यानी Na+ और Cl- तो वो गणना करने पर प्राप्त होता है मान 276 पिकोमीटर। और सोडियम आयन के लिए त्रिज्या ज्ञात हुई है 95 पिकोमीटर। तो यहाँ पर हम जो दोनों आयंस के बीच की दूरी है 276 माइनस 95 करते हैं तो प्राप्त होता है क्लोराइड आयन की त्रिज्या। तो यहाँ भी हम
किसी भी आयनिक क्रिस्टल में जो दो आयन्स आपस में एक दूसरे से आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं, उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा करके त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, और उनके नाभिकों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड का प्रयोग करते हैं। आयनिक त्रिज्या में हम देखें कि आयन्स कब बनता है। आयन्स धनायन या ऋणायन, जब किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर वह परमाणु धनायन में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह परिवर्तित होता है ऋणायन में। तो धनायन अपने संगत परमाणु से बड़ा होगा या छोटा, इसी प्रकार जो ऋणायन है वह अपने संगत परमाणु से बड़ा या छोटा होगा, ये हम समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम और सोडियम आयन यानी Na और Na प्लस। Na का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 11, प्रोटॉनों की संख्या 11। यदि हम सोडियम आयन यानी Na प्लस करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है वह 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। तो सोडियम आयन में जो प्रोटॉन है वह 11 और इलेक्ट्रॉन 10, लेकिन सोडियम परमाणु में प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। आकर्षण बल किस में ज़्यादा होगा? जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, नाभिकीय आवेश जो है एज इट इज़ है नाभिकीय आवेश, तो नाभिक का बाह्यतम कोश पर आकर्षण बल बढ़ेगा, तो इनके बीच की दूरी बढ़ेगी। तो जब आयन बन गया तो धनायन बना, तो धनायन में हमने देखा कि नाभिक एवं बाह्यतम कोश के बीच का जो आकर्षण बल है वो प्रबल हो गया, तो इनके बीच की दूरी कम हो गई। तो एक संगत परमाणु एवं एक धनायन को कंपेयर करने पर हम ये पाते हैं कि परमाणु की त्रिज्या अधिक होगी, जो धनायन है उसकी त्रिज्या कम होगी। यहाँ पर यदि हम मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम आयन एवं मैग्नीशियम परमाणु की तुलना यदि करें तो मैग्नीशियम परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12, लेकिन हम मैग्नीशियम आयन यानी Mg2+ यदि देखते हैं तो यहाँ पर प्रोटॉन 12 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 है, अर्थात नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का आकर्षण बल यहाँ बहुत अधिक प्रबल हो गया। तो मैग्नीशियम आयन यानी मैग्नीशियम 2+ की जो त्रिज्या होगी वह मैग्नीशियम की तुलना में कम होगी। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी भी धनायन में जो धनावेश है वो जितना बढ़ता जाएगा उसकी त्रिज्या उतनी ही कम होती जाएगी। यदि हम कंपेयर करें Na+, Mg2+ और एल्यूमिनियम 3+, तीनों में यदि हम देखें तो तीनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, लेकिन सबसे कम त्रिज्या है आयनिक त्रिज्या वह एल्यूमिनियम की पाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम पर 3+ है जबकि सोडियम Na+ है, मैग्नीशियम 2+ है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं, धनावेश की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नाभिक का आकर्षण बल भी बढ़ता जाएगा, और नाभिक के आकर्षण बल के बढ़ने से जो आयनिक त्रिज्या का मान है वह कम होता जाएगा। अब हम ऋणायन को देखते हैं कि किसी भी ऋणायन की तुलना यदि हम उसके संगत परमाणु से करें तो वह किस प्रकार का होगा। हम तुलना करते हैं Cl परमाणु एवं Cl- आयन। Cl परमाणु क्रमांक 17 यानी प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन भी 17। जब हम Cl- देखते हैं तो प्रोटॉन यहाँ पर 17, परंतु इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो गया तो इलेक्ट्रॉन हो गया 18। तो यहाँ नाभिकीय आवेश जो है वह इतना प्रभावी नहीं रहेगा, क्योंकि 17 प्रोटॉन और बाहर है 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नाभिक का जो आकर्षण बल है, क्लोराइड आयन में नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाएगा, जबकि Cl परमाणु में 17 प्रोटॉन और 17 ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आकर्षण बल का मान क्लोराइड आयन में कम होगा और नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। हम ये पाते हैं कि Cl एवं Cl- में
Cl की जो त्रिज्या है वह Cl माइनस से कम होगी, क्योंकि Cl में आकर्षण बल बराबर है, संतुलित है 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन Cl माइनस में नाभिकीय आकर्षण बल कम हो गया, तो यहाँ Cl माइनस की जो त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी। तो हम ये पाते हैं कि किसी भी ऋण आयन में जितना अधिक ऋणावेश की मात्रा बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा ऋणावेश बढ़ती जाएगी, उसकी त्रिज्या का मान उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि नाभिकीय जो आकर्षण बल है वह कम हो जाएगा। हम यहाँ पर Cl एवं Cl माइनस के त्रिज्या को देखते हैं। Cl की जो त्रिज्या है वह है 99 पिकोमीटर, जबकि Cl माइनस की जो त्रिज्या है वो है 181 पिकोमीटर। तो हम ये देख रहे हैं कि Cl माइनस में जो आयनिक त्रिज्या का मान है वह अधिक हो गया। अब हम आयनिक त्रिज्या का वर्ग एवं आवर्त में किस प्रकार परिवर्तन होता है वह हम देखते हैं। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणविक त्रिज्या का मान बढ़ता है। यहाँ पर साथ ही साथ हम देख रहे हैं आयनिक त्रिज्या का मान भी बढ़ रहा है, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है, लेकिन कोशों की संख्या भी बढ़ती है, तो वर्ग में उसी प्रकार से परिवर्तन होगा। अब हम आवर्त को देखते हैं कि आवर्त में यदि हम द्वितीय आवर्त को देखें तो द्वितीय आवर्त में लिथियम प्लस, बेरिलियम 2+, बोरॉन 3+, कार्बन 4+, नाइट्रोजन 3-, ऑक्सीजन 2- और फ्लोरीन के ऊपर 1- चार्ज है। तो यानी यहाँ पर धन आवेश बढ़ रहा है एक समय तक, उसके बाद ऋणायन आ गया, ऋणायन फिर धीरे धीरे कम होता गया। तो ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के आधार पर है। तो इसको हम देखेंगे, अगर इसके आयन्स के कंपैरिजन में अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे आवर्त में हम आगे बढ़ रहे हैं बाएं से दाएं, तो जो आयनिक त्रिज्या का मान है वह कम होता जाएगा। तो धनायन जहाँ तक है वहाँ देखिए आयनिक त्रिज्या का मान कम हो रहा है। फिर जैसे ही हम ऋणायन में जाते हैं यानी N3-, O2-, F-, तो वहाँ भी आयनिक त्रिज्या को यदि कंपेयर करें ऋणायन के लिए तो वहाँ भी त्रिज्या का मान कम होता जा रहा है। तो आवर्त में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं तो निष्कर्ष ये निकलता है कि आयनिक त्रिज्या का मान कम होता जा रहा है। भले ही इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर निकलती हो या इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर ली जा रही हो, यानी धनायन भी बन रहा है और ऋणायन भी बन रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन के निकालने और ग्रहण करने के आधार पर है कि ऋणायन बनेगा या धनायन बनेगा। लेकिन अगर हम आवर्त को कंपेयर करते हैं, एक सेकेंड आवर्त को कंपेयर किए, तो यहाँ पर हमने पाया कि जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनिक त्रिज्या का मान घटता है, चाहे वह धनायन का एक निश्चित दूरी तक घटा, फिर ऋणायन आया तो उसमें भी एक निश्चित दूरी तक हम जाते हैं तो त्रिज्या का मान कम होता जाता है। अब हम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ को देखते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीशीज़ है उसमें नाम से ही स्पष्ट है, सम इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे स्पीशीज़ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो लेकिन नाभिकीय आवेश भिन्न भिन्न हो। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इनके आयनिक त्रिज्या को कंपेयर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये हम एक चार्ट से देखते हैं। कि यहाँ पर देखिए कि N3-, O2-, F-, Na+, Mg2+, एल्यूमिनियम 3+। जब हम इसके मान को देखते हैं तो धीरे धीरे इनके जो मान है, जो त्रिज्या का मान है वो कम होता जा रहा है। लेकिन आप देखिए सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। N3- में 7 + 3 10, O2- 8 + 2 10, F- 9 + 1 10, Na+ मतलब 11 - 1 10, Mg2+ 12 - 2 10, एल्यूमिनियम 3+ 13 - 3 = 10। तो सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, लेकिन जो नाभिकीय आवेश है वह सब में अलग अलग है। यदि हम
N को देखें, वहाँ नाभिकीय आवेश 7 है। ऑक्सीजन में यदि हम देखें यानी प्रोटॉनों की संख्या को अगर हम देखें N में तो वह 7 है, ऑक्सीजन में 8 है, फ्लोरीन में 9 है। इसी प्रकार से सब में भिन्न भिन्न प्रकार से है, लेकिन कंपेयर करने पर जो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं उसमें हम देख रहे हैं कि आयनिक त्रिज्या का मान धीरे धीरे घटता जाता है।